हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। अब देखो, इस कंपनी के नाम में ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अफोर्डेबल सेगमेंट में होम लोन करने का काम कर रहा है। हम इनका क्वार्टर टू का एनालिसिस कर लेते हैं, किस तरह के कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया, एजीएम ग्रोथ क्या रहा, एसेट क्वालिटी किस तरीके की रही, सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो लगभग लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमें और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है, पहले वो समझ लेते हैं। अब देखो, पूरे के पूरे फाइनेंस स्पेस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बड़े-बड़े बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो ढंग से लोन बुक ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे, उनकी एसेट क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि पहले तो वो कौन-से वाला सेगमेंट है। अगर आप देखोगे, जिनका भी एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है या लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी की सारी वो कंपनी है जिनके पास एक माइक्रो फाइनेंस डिवीजन है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, चाहे वो एक पूरा का पूरा सिर्फ माइक्रो फाइनेंस करने वाली एक एनबीएफसी कंपनी है, या फिर एक बड़ा बैंक है जिसके पास एक पोर्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस है। तो आज की डेट में जिस भी कंपनी के पास माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है ना, वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है। वहां पर आपको एसेट क्वालिटी से लेके जो आपका डलनेस इन पेस ऑफ ग्रोथ तक सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बट ये जो पूरा का पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट है, या प्योर एंड प्योर हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट है, यहाँ पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी अभी भी इंप्रूव कर रहा है, यहाँ पर एयूएम ग्रोथ अभी भी आ रहा है और बहुत अच्छे पेस पे आ रहा है। यहाँ इस वाले सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो, एक और चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि एक पूरे के पूरे सेक्टर में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, बट उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स हो जहां पर अभी भी ग्रोथ आ रहा हो। तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट है, ये इसी तरीके का सेगमेंट है कि भाई, फाइनेंस स्पेस में प्रॉब्लम तो है, बट ये अफोर्डेबल वाला जो पॉकेट है ये बहुत बढ़िया कर रहा है। यहाँ पर कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। अब देखो, अब दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमें एक रेफरेंस मैट्रिक निकालना है कि किस रेफरेंस से हम एप्टस वैल्यू हाउसिंग को देखेंगे कि भाई, इनका जो भी ग्रोथ आएगा, सपोज 10% ग्रोथ आया या 20% ग्रोथ आया या 30% ग्रोथ आया, उसको हम किस तरीके से देखेंगे। उसको अच्छा बुरा कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस मैट्रिक होना चाहिए, एक रेफरेंस ग्रोथ फिगर होना चाहिए, वो निकालने की थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे आसान तरीका होता है कि जो इंडस्ट्री का लीडर है, जिसके पास सबसे बड़ा यूएम साइज है, जिसके पास सबसे बड़ा बेस है, उसका हम पेस ऑफ ग्रोथ देखें। अगर आप उसके पेस ऑफ ग्रोथ से भी कम ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो प्रॉब्लमैटिक पार्ट है, क्योंकि भाई आपके पास तो बेस इफेक्ट का फायदा है ना। आपके पास तो उससे छोटा एयूएम है, उससे छोटा लोन बुक साइज है, तो आपको तो ज्यादा पेस पे ग्रो करना चाहिए। तो ये सबसे आसान तरीका है। उसके अलावा अब दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं भाई, ऑन एन एवरेज निकाल लो कि भाई कितने पेस पे पूरा का पूरा सेगमेंट ग्रो कर रहा है। दोनों चीजें हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन है। तो अभी तक जो हमने जितने भी रिजल्ट पढ़े हैं, हमें पता चल गया है कि भाई, पहले के टाइम पे हुआ करता था एचडीएफसी, बट अब वो उसका मर्जर हो गया है विद एचडीएफसी बैंक। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, वो हो गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के एयूएम के बारे में बात करें, एयूएम साइज के बारे में बात करें, तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उनका एयूएम है। अब 1 लाख करोड़ के एयूएम का वो लोग बढ़ा रहे हैं 26% के आसपास से। तो अब कोई भी ऐसा कंपनी आपको हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में दिखता है जो 26% से कम का ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमें समझ में आएगा भाई, या तो कोई मैनेजमेंट वैलिड रीजन दे कि भाई हम एलओएस एलएमएस सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम ईआरपी सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा पेस ऑफ ग्रोथ स्लो है, हम आगे के क्वार्टर्स में आगे चल के बढ़ा लेंगे इसको। या तो कोई इस तरीके का कोई वैलिड रीजन दे। और अगर इस तरीके का वैलिड नहीं रीजन दे पाता, तो इसका मतलब वो मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर पा रहा, हमारे लिए वो एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पा रहा। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। देखो, अभी हम वैल्यूएशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे कि बजाज फाइनेंस 9 टाइम्स बुक है या 10 टाइम्स बुक है, वो सस्ता है महंगा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ देख रहे हैं एक फिगर को कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। वहां पर 26% के आसपास का रेट ऑफ ग्रोथ है। तो अगर कोई भी दूसरा कंपनी कितने भी वैल्यूएशन पे हो, बिल्कुल सस्ता हो चाहे बहुत ज्यादा महंगा हो, वो दस दस के प्राइस टू बुक से ज्यादा का हो या 10 के प्राइस टू बुक से कम का हो, अगर वो 26% का ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा, तो प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। अब ये सारी की सारी चीजों के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं एप्टस के रिजल्ट। अगर हम बात करें कंपनी के एयूएम ग्रोथ के बारे में, चलो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि पहले समझ लेते हैं इनका एयूएम साइज कितना हो गया। तो भाड़ में जाने दो जो भी ग्रोथ आया, पहले हम समझते हैं एयूएम साइज कितना पहुंच गया। तो लगभग लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एयूएम साइज पहुंच गया। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, उसका है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम।
यहाँ पर है आप देखोगे 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम, तो इनका 10 गुना छोटा, एकदम 1/10 ही है इनका इनका एयूएम साइज। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से चलनी चाहिए। तो अगर आपके पास 1/10 साइज का बेस इफेक्ट का फायदा है, तो आपको इस बेस इफेक्ट के फायदे को और भी ज्यादा इलेबोरेट करना पड़ेगा, और ज्यादा एनहांस करना पड़ेगा। आपको इनसे और भी ज्यादा रेट पे ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम ग्रोथ नंबर के ऊपर। अगर हम एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 27% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया। तो कुछ बहुत बहुत खास नहीं हुआ, अच्छा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट कोई बहुत आपने धमाकेदार ग्रोथ नहीं दिखाया। क्योंकि जैसे देखो, अगर हम और दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, जैसे हमने इंडिया शेल्टर का रिजल्ट कर लिया है, उन्होंने दिखाया 37-38% के आसपास का ग्रोथ, तो इनसे काफी ज्यादा ग्रोथ है, लगभग लगभग 10-12% से ज्यादा का ग्रोथ है। हम बात करें होम फर्स्ट के बारे में, तो होम फर्स्ट का बुक तो इनसे बड़ा है, उसके बाद भी वहां पर 35% के आसपास का ग्रोथ आया। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, जो और भी छोटा एनबीएफसी कंपनी है, जो ये हाउसिंग लोन करने में काम करता है, वो तो गाइडेंस देके चल रहा है कि वो अगले 3 साल में अपने लोन बुक को 10 गुना कर देंगे। तो आपसे बेहतर बहुत सारे प्लेयर हैं, बट आपने भी ठीक काम किया, अभी तक तो हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें डिस्बर्समेंट के बारे में, तो डिस्बर्समेंट ग्रोथ 25% के आसपास का आया। अच्छा, अभी इसी टाइम ही बात कर लेते हैं हम गाइडेंस के बारे में भी। तो कंपनी गाइडेंस देके चलता है अपने एयूएम ग्रोथ को 30% के आसपास से बढ़ाने का। तो अगर 30% के आसपास से आप बढ़ाते तो बेहतर रहता। तो पहली चीज देखो, दो चीजें इस क्वार्टर में हुई। पहली चीज तो क्या हुआ, आपने अपने गाइडेंस को बीट नहीं किया। अगर आप एटलीस्ट 30% के आसपास का भी ग्रोथ करते, चलो बीट नहीं करते, तो 30% के आसपास का ग्रोथ तो आपको करना चाहिए था। आप वो करने पे सक्षम नहीं हो पाए। दूसरी चीज क्या है, आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, आपने लगभग लगभग उसी रेट पे ग्रो किया, आपने उसको बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया। ये चीज भी हमने समझ ली। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में। तो आप देखो, इनका 61% तो आता है होम लोन से, प्योर एंड प्योर होम लोन, कि भाई आप इन लोगों ने कोलैटरल रख लिया, आपका फ्लैट, आपका प्लॉट, आपका मकान, इन्होंने कोलैटरल रख लिया और उसके अगेंस्ट लोन दे दिया। 15% आते हैं क्वासी लोन्स। क्वासी लोन्स में क्या होता है कि उसमें आप देते तो घर के लोन के लिए पैसा हो, बट जो आप कोलैटरल रखते हो, जो सिक्योरिटी रखते हो, वो अलग तरीके का होता है। वो शेयर्स हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो बॉन्ड हो सकते हैं। तो आप एंड एंड कस्टमर जो है, वो आपसे ले तो होम लोन के लिए रहा है, बट सिक्योरिटी होम लोन की नहीं रख रहा, वो सिक्योरिटी किसी दूसरी तरीके की रख रहा है। तो सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोटा मोटी 76% इनका जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, वो होम लोन का है। बचा हुआ अगर हम बात करें, बचे हुए कहाँ पर जा रहा है, तो 20% जा रहा है आपकी स्मॉल बिजनेस लोन की तरफ। तो देखो, कोई भी ऐसी हाउसिंग फाइनेंस आपको बहुत कम कंपनियां देखने को मिलेगी जो सिर्फ 100% हाउसिंग लोन करती हैं। हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अलग सेगमेंट में जाके कोई कंपनी जाके एमएसएमई लोन कर देती है, कोई कंपनी जाके आपका बिल के अगेंस्ट लोन कर देती है, कोई कंपनी और किसी तरीके का लोन कर देती है। तो ये लोग स्मॉल बिजनेस लोन करते हैं। और स्मॉल बिजनेस लोन में भी ये सिर्फ और सिर्फ कोलेंडिंग मॉडल में ऑपरेट करते हैं, मतलब किसी दूसरी एनबीएफसी को सारा का सारा काम सौंप देते हैं और उसके बदले उसको फीस दे देते हैं, और सारी की सारी इंटरेस्ट इनकम ये लोग कमा लेते हैं। तो ये लोग उसी मॉडल पे चलते हैं। अगर उसके एयूएम साइज के बारे में बात करें, तो 2600-2700 करोड़ रुपए के आसपास का उसका एयूएम बना हुआ है। तो अब देखो, थोड़ी सी चीजें समझते हैं। 76% हो गया आपका होम लोन। अगर उसमें भी थोड़ा सा बाइफरकेशन करें, तो 61% आपके प्योर एंड प्योर आपके होम लोन्स हो गए, 15% वो क्वासी लोन्स हो गए, 20% आपके स्मॉल बिजनेस लोन हो गए, बचा 4%। ये हो गया 96% ऑफ द टोटल लोन, वो कंप्लीट हो गया। अब बचा 4%। 4% में से 2% है टॉप अप लोन, कि भाई पहले आपके पास एक कस्टमर आया था जो 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए का लोन लेने आया था, अब उसको 1 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट है, तो आपने उसको 1 लाख रुपए की फंडिंग और कर दी। तो वो हो गया आपके टॉप अप लोन। तो 2% टॉप अप लोन है और 2% इंश्योरेंस लोन है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, पहले आप थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कस्टमर के बारे में, कि भाई किस तरीके के कस्टमर को केटर करते हैं। अब देखो, जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, ये सारी लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को टारगेट करती हैं, मतलब जिनका फैमिली इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। तो अगर किसी के घर में सपोज 4 मेंबर है, तो चारों मेंबर मिला के 3 से 6 लाख रुपए सालाना बना रहे, वो हो गए लो इनकम ग्रुप वाले लोग। तो उन लोगों को कैटर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक और चीज थोड़ी सी गणित समझते हैं हम। अगर आप इन लोगों को कैटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जयपुर, दिल्ली, मुंबई यहाँ बैठ के तो कर नहीं सकते। यहाँ पर तो आपको 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए का मकान मिलेगा नहीं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का अगर आप टिकट साइज देखने जाओगे, तो 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का लोन करते हैं। तो आपको 5-15 लाख में जयपुर, मुंबई या दिल्ली जैसी जगहों पर तो आपको फ्लैट, दुकान कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई होम घर मिलेगा ही नहीं आपको। तो इनको जाना पड़ता है रूरल सेगमेंट में, थोड़े से गांव वाले इलाकों में, टियर 3, 4, 5, 6, 7 सिटीज के आसपास जाना पड़ता है। वहां जाके अपना डिस्बर्समेंट करना
पड़ता है, वहाँ जाके अपना ब्रांच एक्सपांशन करना पड़ता है। तो थोड़ा-सा हमने कस्टमर प्रोफाइल भी समझ लिया। अब देखो कुछ-कुछ कंपनी ऐसी होती है जैसे अभी हमने पढ़ा था आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार वाले थोड़ा-सा इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स सैलरीड कस्टमर कि भाई जिसकी एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, हम उसको जाके लोन करेंगे। इनका उल्टा है, ये लोग ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को कैटर करने की कोशिश करते हैं। इनकी 77% जो लोन बुक है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर से आती है। अब देखो इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है, जो कंपनी ढंग से एसेट क्वालिटी अपना मेंटेन करके चले, वो बहुत बढ़िया कंपनी। इसमें आप किसी भी तरीके से कैटेगराइजेशन कर ही नहीं सकते कि भाई आप अगर सैलरीड को दे रहे हो तो आप ज़्यादा सेफ हो, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को दे रहे हो तो आप ज़्यादा सेफ हो, या आपको सैलरीड को ही देना चाहिए, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को देना चाहिए। इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कंपनी जिस तरीके से भी लोन करके अपना अपना पैसा रिकवर कर सकती है, वो बेस्ट चीज़ है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो उसके अलावा अगर हम थोड़ी-सी और बात कर लें, तो इनका ज़्यादातर प्रेज़ेंस है सदर्न मार्केट में, और सदर्न मार्केट में इनका कहना भी यही है कि हम सदर्न मार्केट में अपना प्रेज़ेंस बढ़ा भी इसलिए रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें, इंडिया पूरा कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है 7.2% के आस-पास पे, और जिन स्टेट्स में सदर्न स्टेट्स में ये लोग प्रेज़ेंट है, भाई जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इन सारे या बात कर ले ओडिशा हो गया, तो इन सारे स्टेट में 7.2% से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ आ रहा है। तो जहां पर ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वहीं पर तो जाके लोग बागों के पास पैसा बचेगा, और अगर लोगों के पास पैसा बचेगा तभी तो जाके वो लोग घर खरीदेंगे। अगर आप देखो, अगर आप जाके बिहार में लोन करने चले जाओगे, जहां पर 700 750 $800 का पर कैपिटा है, तो वहां पर तो आपको होम लोन करने में और भी ज्यादा तकलीफ होगी ना। वहां पर तो आपको एक रिलायबल कस्टमर ढूंढने में और भी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, वहां पर तो आपका रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक सेक्शन में हो, जहाँ जहाँ और भी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है कंट्री के पर्सपेक्टिव से, कि बस पूरा का पूरा एवरेज तो हमारा 7.2 आ रहा है, बट पूरे के पूरी कंट्री में ऐसे कुछ-कुछ पॉकेट्स होंगे ना जहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होगी। तो ये लोग वहीं पर कॉन्संट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम बात करें इनके सारे बड़े-बड़े स्टेट्स के बारे में, तो अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश से आता है इनका 42% के आसपास का एयूएम, तमिलनाडु से आता है इनका 34% के आसपास का एयूएम, तेलंगाना से 16%, कर्नाटका से 8%, और अभी-अभी इन्होंने 1 क्वार्टर पहले ही एंट्री मारी है महाराष्ट्र और ओडिशा में। वहाँ पर इन्होंने 9 ब्रांचेस खोल के अपनी एंट्री करी है। तो इन सारे स्टेट्स में है। तो अभी यहाँ पर आप देखो कितना स्कोप है इस कंपनी के पास, कि अभी तो पैन इंडिया प्रेज़ेंस इनका हुआ ही नहीं है। ये कितने 7-8 स्टेट्स में अभी प्रेज़ेंस है। अब 7-8 स्टेट से आप 28 स्टेट्स, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में पहुँचोगे, तो आपके पास रूम ऑफ एक्सपेंशन कितना है। तो अब हमें एक चीज़ समझ के चलना है, आप ढंग के पेस पे ग्रोथ ले आओ, आप अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करके चलो। अगर आपने ये 2 चीज़ें करते रहे, तो आप पैन इंडिया कंपनी बन जाओगे, और आप अपने लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पैसा बना के निकलोगे। तो हमें इसी तरह की कंपनी ढूँढनी है जो एक पॉकेट में अभी पड़ी हुई है, और उस पॉकेट से एक्सपेंशन करने के बारे में सोच रही है। अब देखो, आप ऐसी कंपनी मत ढूँढो जो सिर्फ़ सिर्फ़ एक ही लोकेशन में पड़ी हुई है और सिर्फ़ उसी लोकेशन में रहना चाह रही है। उसको एक लोकेशन से बाहर मल्टीपल लोकेशन पे एक्सपैंड करना भी ज़रूरी है, कि भाई अभी हम सदर्न रीजन में हैं, अब सदर्न रीजन से हम नॉर्दर्न रीजन में भी जाएँगे, फिर ईस्टर्न में भी जाएँगे, फिर वेस्टर्न में भी जाएँगे, फिर मिडल में भी जाएँगे। तो पूरा पैन इंडिया कवरेज करने का कंपनी का एटलीस्ट सोच होना चाहिए, जैसा इसका देखने देखने को हमें मिल रहा है। ये चीज़ भी हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं हम एसेट क्वालिटी के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम के बारे में। तो एक एनबीएफसी कंपनी के लिए, एक हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि भाई आप कितना जल्दी लोन डिस्बर्स कर पा रहे हो, कि भाई आपके जो ब्रांच है वहाँ पर कस्टमर घुसा, और आपने सारा का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, केवाईसी करके सब कुछ कर कुरा के सिबिल स्कोर देख लिया, सब कुछ कर लिया, उसकी लैंड की वैल्यू निकाल ली। आपका सारा का सारा पेपर वर्क खत्म होने के बाद आपने उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसा कितनी जल्दी डिस्बर्स किया। तो दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। तो इसीलिए इन्होंने इस साल की स्टार्टिंग में, इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, मतलब अप्रैल के आसपास, इन्होंने अपने एलओएस एलएमएस सिस्टम इंप्लीमेंट किए थे। तो एलओएस एलएमएस सिस्टम इंप्लीमेंट करके क्या किया इन्होंने, अपना टर्न अराउंड टाइम कम कर दिया। जो पहले एक कस्टमर को 7 से 8 दिन लग रहे थे पूरा का पूरा लोन प्रोसेस कराने में, अब सिर्फ वो 72 घंटे के अंदर-अंदर हो जाता है। तो 72 आवर्स के अंदर-अंदर पूरा का पूरा लोन प्रोसेस हो जाता है। तो ये और भी अच्छी चीज़ है। भाई इससे आपकी क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैटर भी कर पाओगे। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, कस्टमर के लिए भी अच्छा है। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। अगर हम बात करें कंपनी के एसेट क्वालिटी के बारे में, तो एसेट क्वालिटी मोर और लेस स्टेबल रहा, कि भाई आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा-सा सुधर गया, वाई-ओवाई लेवल पे थोड़ा-सा बिगड़ गया, तो मोर और लेस स्टेबल ही है। कोई बहुत उछाल भी नहीं आया, बहुत गिरावट भी नहीं आई। अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए नंबर के बारे में, तो ग्रॉस एनपीए नंबर 1.25% के आसपास का है, और नेट एनपीए नंबर 0.94% के आसपास का है। अब चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में।
अब हम बोरोइंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक एनबीएफसी कंपनी क्या है, देखो कोई भी एक एनबीएफसी कंपनी होगी तो उसका एक तरफ से पैसा लेगी और दूसरी तरफ पैसा लेंड करेगी, बीच में अपना मार्जिन बनाने का काम करेगी। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल आपका बैठ जाता है, तो आपका जो लेंडिंग रेट है ना, उसको आप कभी भी ऊपर नीचे करके अपने मार्जिन एक्सपेंशन कर सकते हो। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब देखो, अब है हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। अब आपके हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में अगर आप फिक्स्ड इनकम पे या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे अपना बोरिंग कैप कर दोगे, तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तब आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे और बेहतर सिचुएशन समझ में आए। तो सपोज ये लोग स्प्रेड बना रहे हैं 5% का। स्प्रेड मतलब मार्जिन, बीच का मार्जिन। तो ये लोग सपोज ऐसा रख लेते हैं 4% पे ये लोग पैसा उठा रहे हैं। तो मतलब जहां से ये लोग पैसा उठा रहे हैं, चाहे वो एनएचबी से हो गया, चाहे बॉन्ड इशू करके हो गया, किसी दूसरे एनबीएफसी से हो गया, किसी दूसरे बैंक से हो गया, तो इस सारे के सारे सोर्सेस को अगर मिला दें, तो इनका अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको जो पे करना है वो 4% का है। और ये जो कस्टमर को लेंड कर रहे हैं, कस्टमर को जो ये लेंड कर रहे हैं, कस्टमर के लिए जो यील्ड निकाल के लेके आ रहे हैं, वो 9% का है। तो 4% आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग या आपका यील्ड माने तो वो 9% का है। तो बीच में आप 5% बना रहे हो। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कॉस्ट ऑफ बोरिंग को फिक्स कर दिया और अभी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, तो अगर कल को आरबीआई आके रेट कट करता है और आपका फिक्स्ड है, तो रेट कट होने के बाद बावजूद भी आपको कॉस्ट ऑफ बोरिंग में कुछ फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग 4% के आसपास भी अटक के रह जाएगी। तो अगर अगर आप इसको फिक्स्ड की बजाय फ्लोटिंग करोगे, तो आपको ज्यादा फायदेमंद चीज है। और वहीं दूसरी साइड अगर आप अपनी यील्ड को फिक्स कर दोगे, मतलब अभी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, अभी आपको 9% के ऊपर यील्ड मिल रहा है, बट जैसे ही इंटरेस्ट रेट कटेंगे तो आपको कस्टमर को भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। कस्टमर को भी आप बोलोगे कि भाई अब 9%, कस्टमर भी आपसे बोलेगा कि भाई अब मैं 9% नहीं दूंगा, अब तो आरबीआई ने रेपो रेट काट दिए, अब मैं 9% नहीं दूंगा, अब मैं 7.5% ही दूंगा या 8% ही दूंगा। तो अगर आप कस्टमर का साइड फिक्स कर दो हाई इंटरेस्ट रेट पे, और अपना जो साइड है, जो अपना बोरिंग वाला साइड है, उसको फ्लोटिंग रखो, तो आपको मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और वही ये कंपनी करने की कोशिश कर रही है। तो अब इन्होंने अपने कस्टमर साइड की 80% बुक फिक्स कर दी। तो बहुत अच्छी चीज है ये। इसमें हमें आगे चल के इसके निम्स में बहुत एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, इसी वजह से कि जैसे ही आरबीआई रेट कट करेगा, तो इनका तो रेट नीचे आ जाएगा, बट जो इन्होंने 80% लोन डिस्पर्स कर रखा है, वो फिक्स्ड इनकम पर है, वो फिक्स्ड यील्ड पर है। तो वहां पर इनको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल गणित समझते हैं। भाई आरबीआई ने रेट कट किया, आपका वही पुराने वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम, कि आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग 4% का था, वो 4% से गिर के 3% पे आ गया। बट आपने कस्टमर का लोन फिक्स इंटरेस्ट पे करा दिया था, तो उसका 9% का 9% पे टिका रहा। तो पहले जो आप 5% का स्प्रेड बना रहे थे, अब आप 6% का स्प्रेड बना रहे हो। ये बहुत सिंपल गणित है और बहुत ही इफेक्टिव गणित है। तो बहुत बेहतरीन बात, ये कंपनी यही करने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखोगे, पहले इनके पास इनकी बोरिंग फिक्स्ड थी, और इनका जो लोन देते थे वो भी फिक्स थे। अब क्या कर रहे हैं, बोरिंग को ये फ्लोटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो इनकी 48% के आसपास की जो बोरिंग है, वो फ्लोटिंग हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सॉरी 52% के आसपास की बोरिंग इनकी फ्लोटिंग हो गई है। तो जितना ज्यादा आपकी बोरिंग फ्लोटिंग रहेगी, उतना ज्यादा आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा अपने स्प्रेड्स में, अपने निम्स में। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है, और बहुत अच्छा ही कंपनी काम भी कर रही है। अब आ जाते हैं फाइनली नंबरों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो आरओई इंप्रूव किया इनका, 17.5% के आसपास से आरओई इंप्रूव करके 18.5% के आसपास आ गया, 18.3% के आसपास आ गया। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, अगर आरओई का ट्रेंड आपका सही डायरेक्शन में है ना, तो मोर और लेस आपकी कंपनी में सारी की सारी चीजें ठीक ही हो रही होंगी। बस हमें कुछ कुछ चीजें जज करनी है, जैसे पेस ऑफ ग्रोथ या ऑपरेटिंग लेवरेज कितना मिल रहा है कंपनी को। उसके अलावा मोटा मोटी टेक्निकली कंपनी सब सॉलिड ही कर रही है, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा 23% ओवर वाई लेवल, एंड टोटल इनकम वाज अप 26% ओवर वाई लेवल, एंड पैट वाज अप 22% ओवर वाई लेवल। इसका मतलब क्या, थोड़ी सी आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई, थोड़े से आपको प्रोविजंस बढ़ाने पड़ गए। अब वो है कि ये जो इनके इनके स्मॉल बिजनेस लोन है, वहां पर इनको थोड़े से प्रोविजंस अपने बढ़ाने पड़े। उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा मोटा इधर उधर चीजें होती रहती हैं। ये तो बिजनेस है, तो इसको बिजनेस की तरीके से ही हमें देखना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर सब कुछ ही बढ़िया कर रहे हैं, अपना स्प्रेड्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, निम्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आरओई को ऊपर लेके जा रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है। आपने 30% के आसपास का गाइडेंस दे रखा है, अगर आप 30% को थोड़ा सा बीट कर पाओ,
तो और भी बेहतर बात हो जाएगी। अगर बीट ना कर पाओ तो एटलीस्ट 30% के आसपास ग्रोथ तो करो। आपका ये 27% से बात नहीं बनेगी। जो 1 लाख करोड़ रुपए के AUM पे बैठा है कंपनी, वो भी आपको 26% का ग्रोथ दे रही है। आप उसके 1/10 प्लेयर हो, उसके बाद भी अगर आप 27% का 1% का डेल्टा बनाओगे, तो इससे ज्यादा डेल्टा की शेयर होल्डर्स को उम्मीद है। बस यहीं पर ये इस कंपनी का इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ाया। बाकी बहुत बेहतरीन कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी रिजल्ट भी दिया। बाकी सारे मैट्रिक्स में एकदम 100 में से 100 नंबर लेके आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।